Good morning, students. I am Sunita Beniwal, Assistant Professor of Geography, Government College Birohar, Jajjar. Students, we will discuss about chapter 3, that is remote sensing of SAM 6. Okay, so let's move to the topic. तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सुदूर संवेदन का अर्थ क्या है। सुदूर संवेदन का मतलब है कि हम किसी वस्तु के बिल्कुल पास में नहीं जाते और इसके बावजूद भी हम ये पहचान लेते हैं कि वो वस्तु क्या है, यानी कि वस्तु के साथ हमारा किसी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये होता है रिमोट सेंसिंग। दो वर्ड से ये मिलके बना है। रिमोट मीन्स दूर से और सेंसिंग मीन्स सेंस करना, जान लेना, महसूस कर लेना उस वस्तु को। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ये रिमोट सेंसिंग है वो किस तरह से हमारा पॉसिबल हो सकता है, हो पा रहा है रिमोट सेंसिंग। वो हमारा जो है सूर्य की वजह से जो है ये काम हमारा पॉसिबल हो पा रहा है। सूरज हमारा जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं डिफरेंट वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली और एनर्जी वाली, ठीक है, तो उन्हीं को जो है हमारा सेंसर कैच करेगा धरातल से, जब वो वापस ट्राई करके जाएंगी और फिर उनसे हम इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी वेव्स है अ, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए इसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। यानी कि ये जो हैं जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, ये एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर। एक हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल, यानी कि वो मतलब अपोजिट उसमें मतलब जो है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो वेव डायरेक्शन होती है वो देखिए यहाँ हमारी जो ये है, अगर हम इफ वी सी कि ये जो हमारी यहाँ पे है, ये हमारी जो है वेव, लुक इफ यू लुक, ये वेव हमारी डायरेक्शन है। तो ये इन दोनों के हमारे परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है फील्ड के। ओके, तो ये जो हमारा बेसिक इनमें गुण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसके साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो दो मुख्य विशेषताएं जो हमारे सामने आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वो होती है उनकी तरंग धारियता, वेवलेंथ और उनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए जो हमारी वेवलेंथ है इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। ये हमने देखिए लैम्डा का इससे दिखा रखा है, अगर आप इफ़ यू सी, ठीक है, ये लैम्डा से दिखाते हैं। और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको म्यू से हम शो करते हैं। ओके, तो अब देखिए जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है अरेंज कर दिया है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो है विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनको हमने इकट्ठा एक जगह पे रख दिया है। ठीक है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमने उनको व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन कौन सी जो है सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निकलती हैं या रेज निकलती हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जो है हम लेंगे गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है,
ओके, जो मैक्सिमम एनर्जी अगर आप देखेंगे या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, देखिए वेवलेंथ बढ़ रही है रेडियो वेव्स की तरफ। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किनकी होती है? वो हमारा रेडियो तरंगों की होती है। और सबसे कम किनकी होती है? वो हमारी जो है गामा रेज़ की होती है। ठीक है? एनर्जी अगर हम देखें या फ्रीक्वेंसी हम देखें, वो गामा रेज़ की ज़्यादा होंगी और रेडियो वेव्स की जो है वो कम होंगी। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि रिमोट सेंसिंग के लिए हम कौन-कौन सी जो है वेव्स का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूँ कि इसके लिए हम विज़िबल और अदृश्य तरंगों का, इंफ्रारेड का और माइक्रोवेव्स का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब आपने देखना है कि थोड़ा-सा मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली भी शो कर देती हूँ ये चीज़ कि भाई किस तरीके से जो है इनका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा हमें। देखिए ये हमारी, अगर आप इफ़ यू सी कि ये गामा रेज़ हैं, गामा रेज़ से आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ आप अगर मूव कर रहे हैं गामा रेज़ से इधर जो है, इफ़ यू सी गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं, तो सॉरी, तो हमारी क्या इंक्रीज हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इधर आप देखेंगे गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है? हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। और यदि हम जाएंगे रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ, तो वो हमारी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। रेडियो वेव्स की कम, फिर उनकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी ज़्यादा, फिर ज़्यादा ज़्यादा, और मैक्सिमम हमारी जो गामा रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये आप जो है ये ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी मूव कहाँ ज़्यादा करेगी? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो गामा रेज़ की तरफ हम जब जाएँगे रेडियो वेव्स से, तो वो हमारी बढ़ेगी। ठीक है? क्लियर? तो गामा रेज़ की मैक्सिमम है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की। और यदि हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वो हमारी रेडियो तरंगों की सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है? क्लियर? अब अगर आप देखें तो ये होती क्या है, ये हमारी जो वेवलेंथ क्या होती है? सबसे पहले ये अगर हम देखें कि एक जो ये है इसको हम जो है लैम्ब्डा से शो करते हैं वेवलेंथ को। और ये क्या है? 2 क्रस्ट हमने दे रखी हैं और उनके बीच की दूरी होती है ये, या 2 ट्रफ के बीच की भी दूरी होती है। तो वहाँ पे हमारी ये देखिए यहाँ पे आप, ये क्रस्ट है, ये दूसरी क्रस्ट है, सबसे टॉप पॉइंट है, मैक्सिमम कितना वेव ऊपर जा सकती है, तो उसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना है। तो अ, तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हमने वेवलेंथ कहा है, लैम्ब्डा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो पता चल गया होगा कि भई ये क्या होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ करते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका मैं बता दूँ सिंपली। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी ज्ञान बूस्टर। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा तरीका था कि गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट और बढ़िया ट्रिक लगी मुझे। तो आप को देख सकते हैं और अच्छे से। तो दिस इज़ अ शॉर्ट वे टू रिमेंबर दिस। ओके, क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि किन अवस्थाओं से हमारी जो रिमोट सेंसिंग जो है गुजरती है, कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं आती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होना ज़रूरी है इसके लिए, यानी कि कोई ऐसा स्रोत होना ज़रूरी है जिससे कि हमारी जो ये जो रोशनी है वो धरती पे पहुंच सके। ठीक है?
क्लियर? जिसकी, तो वो हमारा कैसा सोर्स हो सकता है? वो हमारा मैन मेड सोर्स भी हो सकता है, वो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? और हम जो है आर्टिफिशियल सोर्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारा रडार है, ठीक है? तो इसकी जो है सोर्स ऑफ लाइट को जो हम जब यूज़ करेंगे तो हर टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मौसम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है, ठीक है? तो मैं एक और बात बता दूँ आपको इसमें कि थोड़ा विज़िबल जो तरंगे होती हैं, हम केवल उन्हीं को ही पाते हैं। बहुत सारी जो तरंगे सूर्य से हमें आती हैं, ठीक है? अ, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की जो हमारी जो है तरंगे होती हैं, हम उन्हीं को देख पाते हैं। अब देखिए, अब वो सूर्य से निकल गई तो पहले क्या पड़ेगा? बीच में क्या आएगा? वायुमंडल आएगा, वायु का आवरण आएगा, और वहाँ क्या होंगे? धूलकण होंगे, जलवाष्प होंगे। तो पहले वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, जो हमारी तरंग थी, जब वो इनके संपर्क में आएगी तो क्या होगा? इनसे भी रिएक्शन करती हुई चलेगी वो, ठीक है? अच्छा, तो अब देखिए क्या हो सकता है, जो एनर्जी सूर्य से आ रही है, वो जब सरफेस पे जाती है तो उसका क्या हो सकता है? उसको धरातल पे जो है वो एब्ज़ॉर्ब भी किया जा सकता है ऑब्जर्व्स के द्वारा, ठीक है? रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, या स्कैटर भी हो सकती है, ठीक है? तो स्कैटरिंग कैसे होगी? स्कैटरिंग होती है वायुमंडल में जब हमारी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, वो रिएक्ट करती हैं गैस के साथ, जल कण के साथ, धूल कणों के साथ, ठीक है? तो स्कैटरिंग होती है, ठीक है? अब मैं ये बता दूँ कि हमारा जो उपग्रह के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, वो केवल उसी एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं, जो उन तक पहुँच पाती है, जो एब्ज़ॉर्ब होती है या जो स्कैटर होती है, जिसका किरणन होता है, वो उसके कोई काम की नहीं होती हैं, ठीक है? तो देखिए, जो बिखराव हमारा होगा, वो वायुमंडल में धूल, गैस, धुएँ के कणों के द्वारा होगा। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारी जो ये जो लाइट होती है, वो पहले सीधा पाथ फ़ॉलो कर रही होती है, लेकिन इनकी वजह से उसका बिखराव होता है और वो पूरी हमारी आँखों तक वो नहीं पहुँच पाती है, ठीक है? तो अब देखिए, जो ये प्रकीर्णन होगा वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो हमारा ऊपरी वायुमंडल में क्या स्थिति होगी, वहाँ पर क्या होगा कि गैस के कण होंगे। गैस के कण क्या होता है? छोटे होते हैं, और उनसे जब हमारी लाइट वेव्स टकराएँगी, ठीक है? तो अब वो डिपेंड करता है कि नहीं भई, वो अगर सभी कलर को एक जैसे अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो वो व्हाइट हमें दिखाई देगी, और मान लो कोई पर्टिकुलर ही जो है वो हो रहा है, तो वो हमें वो दिखाई देगा, ठीक है? तो अब देखिए, एक होता है वहाँ पे हमारे छोटे कणों से भी टकराव होता है, और दूसरा होता है हमारा निचले एटमॉस्फेयर में धूल कण व धुएँ के कण हैं, उनसे हमारी जो है वो ऊर्जा की तरंगें वो टकराती हैं, और या फिर जल की बूंदों के रूप में, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है? बिखराव आपको देखने को मिल सकता है। जो तीसरा सिचुएशन थी, वो अब हमारा जो ऊर्जा है, सोर्स से जो धरातल तक वो पहुंच रही है, जो ऊर्जा है, ठीक है? क्लियर? किस गति से पहुंचेगी ये? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लाइट की गति से ये जो है वो नीचे आती है, ठीक है? क्लियर? और आपको मैं बता दूं कि जो तरंगे आती हैं, विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे जो धरती पे पहुंचती हैं, उनमें दोनों तरह के गुण होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज उनकी उनमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो उनकी वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जिन तरंगों की लंबाई
जो है वो कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिनकी लंबाई अधिक होती है, उन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। ठीक है? अब देखिए होता क्या है कि जो वो किसी वस्तु के पास जो है ऊर्जा उसके पास आएगी तो क्या हो सकता है? उसका अवशोषण हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, और उत्सर्जन जो है एमिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी छोड़ सकता है, एमिट कर सकता है। ठीक है? तो ये था हमारा जो है वो वहाँ तक पहुँच गई हमारी। लाइट की स्पीड से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वो धरातल पर पहुँच गई हैं। अब इसके बाद क्या हो गया? उनको कौन रिकॉर्ड करेगा? जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक करके जो है वो जाएँगे वापस वायुमंडल से होती हुई, तो उनको कौन डिटेक्ट करेगा? उनको हमारा सेंसर डिटेक्ट करेगा। ठीक है? तो अब वो देखिए यानी कि जो ऊर्जा मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ जो ऊर्जा रिएक्ट करके जो है जिनको सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ओके? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का संचारण। ठीक है? अब वो उसके लिए क्या मतलब अच्छा, अब ऊर्जा को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन-कौन सी सैटेलाइट्स हैं? एक तो सूर्य तुल्यकालिक है, और दूसरा जो है हमारा जो है वो भूस्थैतिक है। क्लियर? तो 2 तरह के हमारे जो सैटेलाइट हैं वो जो है रिकॉर्ड ऊर्जा को करने के लिए लगे होते हैं। ठीक है? एक तो 700 से 900 किलोमीटर पे सूर्य तुल्यकालिक होगा, और दूसरा हमारा भूस्थैतिक जो उपग्रह हैं, वो हमारे जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस फॉर्म में होगी? वो हमारे डिजिटल फॉर्म में होती है। ओके। अब हमारा क्या है कि जो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर से जो क्या किए जाते हैं, प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं, जिसको आंकड़ा उत्पाद हम बोलते हैं। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो हमें जो डिजिटल संख्याएं होती हैं रोज कॉलम में अरेंज्ड मिलती हैं हमें। ठीक है? और देन फिर उनको जो है जो प्रतिबिंब आँकड़े हैं उनको जो है वो धरातलीय केंद्रों तक जो है भेजा जाता है। तो जैसे हमारा हैदराबाद के निकट शाद नगर में भी एक जो है वो केंद्र है। ठीक है? और फिर आँकड़ा उत्पाद से जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो हमारी जो है इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं, और फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है मैप्स या टेबल के रूप में। ठीक है? इस तरह से हम जो है